मजा थोड़ा किरकिरा जरूर कर दिया जो चीजें हमें बाद में सामने आई हैं। पाकिस्तान के कोच मिकी आर्थर आकर कहते हैं कि देखिए भाई, जो डीजे है वो गाना बजा रहा था। मुझे ऐसा लगा नहीं ये आईसीसी टूर्नामेंट है, ये बायलैटरल सीरीज है। शायद आप पाकिस्तानी टीम से पूछेंगे, किसी से भी पूछेंगे, तो वो कहेंगे भारतीय टीम 20 थी, हम 19 थे, हम में बहुत अंतर था और बेहतर टीम जीती। जो गाजा को लेकर हुई, इन सब चीजों को लेकर हुई, उसमें आईसीसी ने साफ कर दिया कि भाई उन्होंने वो निजी अपने ट्विटर हैंडल पे किया है। अगर वो फील्ड ऑफ प्ले पे करते तो उन पे एक्शन लिया जा सकता था, क्योंकि फील्ड ऑफ प्ले पर आप किसी भी तरह के पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं कर सकते। एमएस धोनी को रोका गया था, मोइन अली को इससे पहले रोका गया था। अगर रिजवान कुछ इस तरह की हरकत मैदान पर करते, आप एक्शन लेते। मैं जानता हूं कि ये आपके धर्म, नमाज जब आप करते हैं ये आपके धर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ये फील्ड ऑफ प्ले पे जब मैच हो रहा है तब नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है। लक्ष्मण शिवराम कृष्णन ने मेरे ट्वीट पर कहा है, आपको नहीं मालूम राजदीप जी हमको कितनी गालियां पड़ती थी पाकिस्तान में, मेरे रंग को लेकर मुझे टारगेट किया था। देखिए ये सब अपनी जगह है, लेकिन मैंने वो पाकिस्तान दर्शक भी देखे हैं जो लक्ष्मीपति बालाजी के नाम को लेकर नाच रहे थे, बालाजी जरा धीरे चलो। मोहम्मद हफीज ने कहा कि देखिए पाकिस्तान को इतना सपोर्ट मिल रहा है इंडिया में क्योंकि हैदराबाद में बहुत मुसलमान है, क्योंकि अहमदाबाद में बहुत मुस्लिम्स हैं, इसलिए उनको सपोर्ट मिल रहा है। राशिद लतीफ उसी शो में बैठे थे, उन्होंने उनको टोका, उन्होंने कहा आप ऐसी बात मत करिए, क्योंकि मैं इंडिया कई बार गया हूं और आप ये कह रहे हैं बेंगलोर गया हूं, यहां गया हूं जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी नहीं है, मुझे बहुत प्यार मिला है। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, क्या लग रहा है संदीप जी, क्या होगा इस मैच में? हाँ, वही होगा जो टीम इंडिया अब तक करती आई है बाकी देशों के साथ वर्ल्ड कप में। दे हैव अ गुड टीम, लेकिन मैन टू मैन हो या ओवरऑल इंडिया जो खेल रही है उस टीम को हराना बहुत मुश्किल है बॉस। एक चेंज आप जरूर देख सकते हैं जो भारतीय टीम शायद करे बांग्लादेश वाले मैच में, वो ये कि आप मोहम्मद शमी को शायद देख सकते हैं 11 में, क्योंकि सिराज और बुमराह के बीच आपको रोटेशन करनी ही पड़ेगी। पर अगर मुझे एक टीम पिक करनी होगी जो मुझे लगता है जिसके खिलाफ भारत हारेगा एक मैच, वो है न्यूजीलैंड की टीम। हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? अहमदाबाद का बड़ा एनकाउंटर खत्म हो चुका है और उसके बाद तमाम सारी बातें हैं, उन सब बातों पे चर्चा करेंगे। नमस्ते, मैं सूरज हूँ। लल्लन टॉप क्रिकेट शो के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज की चर्चा में हमेशा की तरह निखिल सर हैं, राजदीप सर हैं और फिर संदीप जी भी अभी आएंगे। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक। मैंने कल इस वर्ल्ड कप का सबसे अच्छा मैच देखा लाइव ग्राउंड पर, और वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं था मेरे दोस्त, वो था इंग्लैंड बनाम अफगानिस्तान। तो मैं कोटला पर था, या अरुण जेटली स्टेडियम कहिए। बहुत मजा आया क्योंकि क्राउड भी बहुत फैंटास्टिक क्राउड था, बहुत दिनों के बाद फुल हाउस था। और हमारे देशवासी अफगानिस्तानियों को पूरा समर्थन भी कर रहे थे, वहां इंग्लिश फैन भी थे। अच्छा एटमॉस्फेयर था, कोई नफरत नहीं थी, कोई चीखना चिल्लाना नहीं था, लेकिन क्रिकेट बड़ा मजेदार था, बहुत ही मजेदार। आप सोचिए अफगानिस्तान जैसा देश अगर इंग्लैंड को हराता है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है क्रिकेट में। दिल खुश कर दिया कल। हाँ निखिल जी, राजदीप सर ने बहुत बढ़िया तरफ मोड़ दिया इस चर्चा को। नफरत की बात, आप अहमदाबाद में थे, मैच देखा आपने, लेकिन मैच के अलावा तमाम सारी चीज़ों पे चर्चा चल रही। इजराइल इसमें आया था, फिर लोग उसको इसमें पहले फलस्तीन आया, फिर इजराइल को लेके चले आए। क्या चल रहा है, ये कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए ये जो चीज है ना, भारत पाकिस्तान मुकाबला वैसे तो अच्छा हुआ, अच्छा भारत के लिहाज से तो हुआ, शायद पाकिस्तान के लिहाज से नहीं हुआ, लेकिन आप सही कह रहे हैं, मजा थोड़ा किरकिरा जरूर कर दिया जो चीजें हमें बाद में सामने आई हैं। जैसे कि पाकिस्तान के कोच मिकी आर्थर आकर कहते हैं कि देखिए भाई, जो डीजे है वो गाना बजा रहा था। मुझे ऐसा लगा नहीं ये आईसीसी टूर्नामेंट है, ये बायलैटरल सीरीज है। इसको लेकर काफी उनकी आलोचना हुई, काफी लोगों ने मजाक बनाया कि आप ऐसे बहानेबाजी मत करिए, लेकिन मैं कुछ कहूंगा जो शायद उनके पक्ष में होगा, इसलिए क्योंकि अगर आप न्यूट्रल नजरिए से देखिए तो ये साफ होता है। देखिए उन्होंने ये बहाना नहीं बनाया, उन्होंने उसके उस सेंटेंस को जब खत्म किया आगे जाके ये कहा कि मैं ये बहाना नहीं बना रहा। और शायद आप पाकिस्तानी टीम से पूछेंगे, किसी से भी पूछेंगे, तो वो कहेंगे भारतीय टीम 20 थी, हम 19 थे, हम में बहुत अंतर था और बेहतर टीम जीती। मुझे लगता है एज अ प्रोटेस्ट उन्होंने आकर ये बात कही। और कभी कभी आपको ये समझना पड़ेगा कि देखिए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट लास्ट मोमेंट आए, फैंस नहीं आए, आने चाहिए थे, कुछ हद तक आने चाहिए थे। लेकिन अहम बात यह है, आईसीसी टूर्नामेंट मैंने दुनिया भर में कवर किए हैं। आप इंग्लैंड में गए, ऑस्ट्रेलिया में गए, कहीं भी गए, तो आईसीसी टूर्नामेंट में क्या होता है, अगर ऑस्ट्रेलिया में मैं जैसे T20 वर्ल्ड कप में खेल रहा हूं और भारतीय टीम दूसरी तरफ है, तो जो डीजे होता है वो चाहे भले ही लोकल हो,
लेकिन जैसे छक्का अगर भारतीय बल्लेबाज ने मारा ना तो आपको भारतीय गाने सुनने को मिलते हैं, इंडियन ट्रैक सुनने को मिलता है, आप उनके फैंस के लिए बजाते हैं। ये नहीं होता कि उनसे उनकी हौसला अफजाई होती है, बट एक ये आपको लगता है ये आईसीसी टूर्नामेंट है, ये न्यूट्रल मुकाबला है और ऐसे होना चाहिए। अफसोस अहमदाबाद में वैसा नहीं हुआ। मैं फिर दोहराता हूं कि शायद ये बहाना नहीं था पाकिस्तान की तरफ से, पर ये उनका कहना कहीं ना कहीं सही है कि आईसीसी टूर्नामेंट में जो होता है, जब आप मैदान पे जाते हैं तो न्यूट्रल लगना चाहिए। ठीक है, भले ही होम क्राउड के फैंस तो सबसे ज्यादा होंगे, भले ही वो उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर आप हर चीज पे, अगर मानिए पाकिस्तान के गेंदबाज विकेट ले रहे हैं या उनका बैट्समैन चौका मार रहा है, तो आईसीसी टूर्नामेंट में अक्सर ये एक नियम है, अक्सर ऐसा होता है कि आप उस देश के गाने बजते हैं। जैसे आईपीएल का आप उदाहरण लीजिए, भाई गुजरात की टीम दिल्ली में जब खेलती है, सारे सपोर्टर्स दिल्ली के होते हैं, लेकिन अगर गुजरात का बल्लेबाज छक्का मारता है तो आप गुजरात का थीम सॉन्ग बजाते हैं। कुछ इसी तरह से आईसीसी टूर्नामेंट में होता है, और ये चीज मिकी आर्थर ने पॉइंट आउट की, और मुझे लगता है एक प्रोटेस्ट था, और ये भी सही है। दूसरी बात जो गाजा को लेकर हुई, इन सब चीजों को लेकर हुई, उसमें आईसीसी ने साफ कर दिया कि भाई उन्होंने वो निजी अपने ट्विटर हैंडल पे किया है, अगर वो फील्ड ऑफ प्ले पे करते तो उन पे एक्शन लिया जा सकता था, क्योंकि फील्ड ऑफ प्ले पर आप किसी भी तरह के पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं कर सकते। एमएस धोनी को रोका गया था, मोइन अली को इससे पहले रोका गया था। अगर रिजवान कुछ इस तरह की हरकत मैदान पर करते, आप एक्शन लेते। ट्विटर जो है वो आपका पर्सनल हैंडल है, आपकी पर्सनल स्पेस है, उस पर आपको जो लिखना है आप वो लिख सकते हैं, उससे टूर्नामेंट का कोई लेना देना नहीं है, उस पर उन्होंने साफ कर दिया। लेकिन एक चीज मैं और कहूंगा, और शायद इस पर हम चर्चा भी करेंगे, जो बाद में आपने धार्मिक नारे जो रिजवान को हमने वो तस्वीरें भी सामने देखी हैं जो फैंस कर रहे थे, वो भी थोड़ा जो मजा है ना, उसने उस चीज ने खराब किया। आप अपनी टीम को सपोर्ट करिए, आप अपनी टीम के लिए जो नारे लगाने हैं वो लगाइए उनके समर्थन में। दूसरी टीम को आपके मजे भी लेने हैं, बैंटर जिसे कहते हैं, आप वो भी लीजिए। आप क्रिकेट के लिहाज से लीजिए, बोलिए 8-0 8-0 चिल्लाइए, वो भी ठीक है भाई, क्रिकेट तो ऐसा ही होता है, हम फैंस इमोशनल होते हैं, ये सब चीजें बोले। पर मुझे लगता है रिलीजन का और कलर का और रेस का, ये 2-3 चीजें ऐसी है ना जो क्रिकेट में नहीं आनी चाहिए। क्रिकेट 2 देशों के बीच खेला जाता है, 2 धर्मों के बीच नहीं खेला जाता। अगर ऐसा होता तो ओलंपिक्स फिर आप धर्मों के लिहाज से खेलते, या कोई इंटरनेशनल क्रिकेट। इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रीज के बीच में है, आप कंट्रीज तक उसको सीमित रखिए, उससे जुड़ा बैंटर करिए, मजाक करिए, नारे लगाइए, वो सब जायज है। लेकिन आप धर्म को जो क्रिकेट में लेके आते हैं, मुझे लगता है ये सब कुछ चीजें हैं जिसपे देखना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वहां पर धर्म को लेकर इतना नहीं होता, मैंने कई अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट कवर किया, वहां रेस को लेकर काफी चीजें हैं। अगर इस तरह का क्राउड बिहेवियर होता, कुछ रेस को लेकर या स्किन कलर को लेकर कुछ इस तरह के नारे, क्योंकि वहां लगते हैं, अगर लगते तो उन दर्शकों को स्टेडियम से बाहर ले जाया जाता और उनको बैन कर दिया जाता कई महीनों के लिए, कई सालों के लिए। ये वहां पर बड़े कड़े नियम वहां पर रखे जाते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत में भी ये करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे कलर और इस चीज को लेकर नहीं होता, कई बार धर्म आता है या कास्ट आती है, इस तरह की चीजें हों तो इस पे कड़ी कार्रवाई लेनी चाहिए, आईसीसी को, होम बोर्ड को, सबको। क्योंकि स्पोर्ट होता है, 2 देशों के बीच में है, इसमें धर्म की या फिर आपके रंग क्या है आपके, या आप किस रेस के हैं, इन सब चीजों को आप बाहर रखिए तो बेहतर होगा। खेल खेल होता है। राजदीप, आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो इतना सब कुछ चल रहा है वर्ल्ड कप के बीच में, कहीं गाजा पर बात हो रही, कहीं इसराइल पर, कभी पैलेस्टाइन पर, क्या इससे पहले कोई ऐसा वर्ल्ड कप गया है जिसमें युद्ध कहीं चल रहा और उसकी वो इस तरीके से हावी हो जाए कि उस पर हमें अलग से चर्चा करनी पड़े? देखिए, वर्ल्ड कप शायद आप देखिए 1996 में जब वर्ल्ड कप हुआ था, कुछ देशों ने तय किया वो श्रीलंका नहीं जाएंगे, क्योंकि तब वहां हिंसा थी, और एक तरह से वो श्रीलंका सरकार को एक संदेश दे रहे थे कि आपके देश में हम नहीं आना चाहते। मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया टीम वहां नहीं गई, वेस्ट इंडीज टीम भी शायद वहां नहीं गई, क्योंकि उन्होंने कहा देखिए ये जो वर्ल्ड कप है, हम जो हिंसा हो रही है श्रीलंका में, एलटीटी का तब प्रभाव था, हम उसमें हम दूर रह रहे, लेकिन वो सिक्योरिटी रीजंस के लिए था। उसी तरह से मुझे लगता है कि 2003 वर्ल्ड कप में कुछ देशों ने कहा हम जिम्बाब्वे नहीं खेलेंगे। एक तरह से वहां भी जो सरकार थी उसके खिलाफ एक तरह से एक मोर्चा था। इंग्लैंड मुझे लगता है तब जिम्बाब्वे नहीं गई, क्योंकि रॉबर्ट मुगाबे जो थे वहां तानाशाह माने जाते थे, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस को लेकर उन पर काफी सवाल उठे थे। तो इंग्लैंड ने कहा हम जिम्बाब्वे नहीं जाकर नहीं खेलेंगे। इन्होंने अपने पॉइंट्स भी फॉरफिट कर दिए। निखिल मुझे के पास शायद ज्यादा जानकारी हो, लेकिन 96 और 2003 में इन टीमों ने वहां जाकर ना श्रीलंका गए ना जिम्बाब्वे गए, उन्होंने अपने पॉइंट्स एक तरह से उनको नहीं मिले उन मैचेस के। तो ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं हुआ है, ओलंपिक्स में तो कई बार हुआ है। 1980 में
आपको पता होगा कि मॉस्को ओलंपिक्स में जो पश्चिमी देश थे, अमेरिका जैसा बड़ा ओलंपिक देश भी वहां नहीं गया इन प्रोटेस्ट ऑफ जो अफगानिस्तान में रशिया का इन्वेजन हुआ था 1979 में, उसके प्रोटेस्ट में एक बहिष्कार किया गया पश्चिमी देशों ने। फिर 84 में उसी के विपरीत रशिया ने अमेरिका में जो लॉस एंजलिस में गेम्स हुई थी उसके विपरीत उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। आप चलिए 1968 में एक फेमस तस्वीर आपको मिलेगी जो ब्लैक पावर जो था कि एक तरह से रेसिज्म के खिलाफ जो एक झंडा उठाया था, उसमें 3 एथलीट्स ने अपने फिस्ट ऊपर करके ब्लैक पावर का एक तरह से उन्होंने नजरिया दिखाया था। आप चलिए 1936 में जब जेसी ओवेंस बड़े एथलीट बने थे, तब ऐसा लगा था वो पूरा ओलंपिक्स हिटलर अपनी एक तरह से तानाशाही दिखाने के लिए, अपना रुतबा दिखाने के लिए उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। और जेसी ओवेंस उस समय वर्ल्ड के नंबर 1 एथलीट बने थे। तो तब भी ये चर्चा हुई थी कि कितना आप राजनीति का उपयोग करते हैं किसी ओलंपिक्स गेम में। तो ओलंपिक्स में अक्सर ये दिखाई दिया गया है उस स्टेज पर। 1972 लीजिए, म्यूनिक ओलंपिक्स में, वहां तो आपको पता होगा पैलेस्टीनियन ग्रुप ने वहां आतंकवादी हमला किया था, एथलीट्स मरे थे और उस पर काफी बवाल हुआ था सिक्योरिटी को लेकर। तो देयर हैव बीन इश्यूज, ऐसा नहीं है कि ओलंपिक्स में नहीं हुआ है, वर्ल्ड कप में कम हुआ है। और मैं समझता हूं जो निखिल ने अभी बात की बहुत बड़ी बात है कि जब वर्ल्ड कप होता है आप देशों के बीच खेलते हो, धर्मों के बीच नहीं। ये कोई धर्म रिलीजियस वॉर नहीं है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और मुझे लगता है कि प्लेयर्स को भी ये जिम्मेदारी होती है कि आप अपने प्राइवेट हैंडल्स पर, ये तो आपका राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट क्रिकेट के फील्ड पर आप नहीं ले आ सकते। मुझे याद है कि क्या रिजवान ने नमाज पढ़ा था आई थिंक ड्यूरिंग अ मैच, और इस पर पाकिस्तान में वकार यूनिस ने उनकी प्रशंसा की थी। दूसरी तरफ हमारे इंडिया में लोगों ने सवाल उठाए थे, और वाजिब है, आप क्रिकेट खेल रहे हैं वहां। मैं जानता हूं कि ये आपके धर्म, नमाज जब आप करते हैं ये आपके धर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ये फील्ड ऑफ प्ले पे जब मैच हो रहा है तब नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। तो फील्ड ऑफ प्ले को आप एक तरह से, ये एक पवित्र स्थान है मुझ जैसे क्रिकेट प्रेमी के लिए, जो फील्ड ऑफ प्ले है पवित्र स्थान है। और दर्शकों को भी इस बात का पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि जब आप मैच देखने आ रहे हैं, आप धर्म युद्ध देखने नहीं आ रहे हैं, आप इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई युद्ध नहीं देखने नहीं आ रहे। और ये प्लेयर जो है ये सैनिक नहीं है। और मैंने ये कहा था एक आर्टिकल में 2 हफ्ते पहले, इसीलिए मैं अहमदाबाद नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमने जिस तरह से अहमदाबाद में ये इंडिया पाकिस्तान मैच आयोजित की है, हमने इसे जंग बना दिया है और धर्म युद्ध एक तरह से। आप भले ही पाकिस्तान के खिलाफ आपका हक है, आप नारेबाजी करिए, लेकिन जब आप प्लेयर्स को एक तरह से टारगेट करते हैं इस तरह से, तो मुझे लगता है ये गलत है। कुछ लोग कह रहे हैं, लक्ष्मण शिवराम कृष्णन ने मेरे ट्वीट पर कहा है, आपको नहीं मालूम राजदीप जी हमको कितनी गालियां पड़ती थी पाकिस्तान में, मेरे रंग को लेकर मुझे टारगेट किया था। देखिए ये सब अपनी जगह है, लेकिन मैंने वो पाकिस्तान दर्शक भी देखे हैं जो लक्ष्मीपति बालाजी के नाम को लेकर नाच रहे थे, बालाजी जरा धीरे चलो, और बड़े उसको तालियां, जब भी वो बॉलिंग के लिए आता था क्राउड में बड़ा उत्साह होता था। मैंने वो भी देखा है, मैंने वो चेन्नई देखा है जहां जब 99 में पाकिस्तान मैच जीता था तो पूरे स्टेडियम ने स्टैंडिंग ओवेशन दी थी वसीम अकरम की टीम को। तो आप खेल प्रेमी हो सकते हैं, आप देशभक्त हो सकते हैं, लेकिन एक बाउंड्री होती है, आप उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते मुझे लगता है। और अगर वो बाउंड्री क्रॉस हो तो सवाल उठेंगे। और मुझे लगता है बीसीसीआई को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जब क्रिकेट मैच करते हैं तो फोकस शुड बी ऑन मैच, नॉट ऑन सराउंड साउंड। और हमें मीडिया में भी ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। और इसीलिए मुझे कल बहुत मजा आया, रशीद खान आते हैं, लोग चिल्ला रहे राशिद राशिद, फिर जब इंग्लैंड प्लेयर ने कुछ अच्छा किया उनके नाम पर भी लोग तालियां मार रहे थे, किसी ने अच्छा 4 या 6 मारा। इसी तरह हम वहां जाते हैं स्पोर्ट्स का मजा लेने। अगर आपको पॉलिटिक्स करनी है आप रैली करिए, अपनी स्पीच करिए, आप मैच देखने क्यों आते हैं? अगर आपको मैच देखने में मजा, आप मैच को राजनीति में बदल रहे हैं तो आप कहीं अपनी राजनीति करिए। यही मुझे लगता है, मुझे दुख हुआ कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच था एक तरह से जिसमें रोहित शर्मा की बैटिंग अगर मैं याद रखूंगा, मेरे लिए तो रोहित शर्मा की बैटिंग मैं याद रखूंगा, जो ऑन ड्राइव उन्होंने हारिस राउफ का लगाया, ओहो
और जो उसके बाद कवर ड्राइव है, रोहित शर्मा को बैटिंग देखने का मजा लीजिए ना। आप वहां रिजवान को टारगेट करने आए हैं या रोहित शर्मा की बैटिंग का मजा लेने आए, ये हमें सोचना चाहिए। एक चीज सूरज, मैं उस पर थोड़ा सा एक दो चीजें ऐड करूंगा। राजदीप ने बिल्कुल वाजिब बात करी। मैं क्योंकि मुझे पता है अभी भी कई लोग हैं शायद आपके कमेंट सेक्शन में बोलें कि ये देखिए किस तरह की बातें कर रहे हैं, ऐसा किया था, कुछ ऐसा किया था। मैं दो तीन चीजें उस पर कहना चाहूंगा प्रीएम्प्ट करते हुए कुछ कमेंट। देखिए, एक, जो लोग इसको दो धर्मों के बीच लड़ाई देखते हैं वो सबसे ज्यादा नाइंसाफी कर रहे हैं कुछ भारतीय खिलाड़ियों पे, कुछ मुस्लिम भारतीय खिलाड़ी जो भारत के लिए खेलते हैं। अगर आप इसको रिलीजियस कलर देते हैं इस मैच को, तो आप सबसे पहले भारतीय खिलाड़ी, अगर आप उस नजरिए से देख रहे हैं, तो आप जो भारत के जो अलग अलग धर्म के खिलाड़ी जो खेलते हैं आप उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। क्या वो आप अपने खिलाड़ियों के साथ वो करना चाहेंगे? दूसरी बात, कई लोग कहते हैं कि भाई आप ये इस पे क्यों हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में लोगों ने कहा, उन्होंने कहा जय श्री राम ही तो कह रहे हैं, ये तो अच्छी चीज है, ये तो पॉजिटिव चीज है, इसमें आपको लेकर क्या एतराज है? मुझे भाई इस चीज को लेकर एतराज ये है कि हर चीज की अलग जगह होती है। मैं ऑफिस आता हूं, मेरे को जो रोज सुबह कॉफी पिलाते हैं वो मुझे रोज सुबह कहते हैं जय श्री राम, मैं उनको रिप्लाई में वापस जय श्री राम कहता हूं। वो उस तरह की ग्रीटिंग है। आप किसी और दूसरे देश के खिलाड़ी जो किसी और धर्म को मानता है उसके चेहरे पे जाके चिल्लाएंगे तो शायद वो जगह नहीं है। दूसरी बात, अब मैं कहता हूं जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं आप अपने खिलाड़ी को रखिए। मैं एक हिंदुस्तानी हूं, अगर विराट कोहली ऐसे सीढ़ी पे चढ़ के रावलपिंडी के मैदान पर जा रहे हो और उन पर आप धार्मिक कोई नारे लगाएं, कोई पाकिस्तानी फैंस उनके मुंह पर चिल्लाते हुए, मुझे नहीं पसंद आएगा, मैं भी उसकी आलोचना करूंगा, मुझे बिल्कुल वो चीज पसंद नहीं आएगी। तो जब मुझे अपने खिलाड़ी पे ऐसा कोई करे तो पसंद नहीं आएगा, तो आप ऐसे कैसे सपोर्ट कर सकते हैं किसी और खिलाड़ी का जब वो ऐसे करके जा रहा है और आपके जो फैंस है वो कुछ उस तरह से कर रहे हैं? ये कुछ चीजें मैं अभी आपको हालिया एग्जांपल देता हूं। मोहम्मद हफीज ने कहा कि देखिए पाकिस्तान को इतना सपोर्ट मिल रहा है इंडिया में क्योंकि हैदराबाद में बहुत मुसलमान है, क्योंकि अहमदाबाद में बहुत मुस्लिम्स हैं, इसलिए उनको सपोर्ट मिल रहा है। राशिद लतीफ उसी शो में बैठे थे, उन्होंने उनको टोका, उन्होंने कहा आप ऐसी बात मत करिए क्योंकि मैं इंडिया कई बार गया हूं और आप ये कह रहे हैं, बैंगलोर गया हूं, यहां गया हूं जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी नहीं है, मुझे बहुत प्यार मिला है। तो उन्होंने मोहम्मद हफीज को टोका कि आप इसको रिलीजियस कलर मत दीजिए, पाकिस्तान की टीम वहां इसलिए गई है उतना। अगर हमने उस चीज की तारीफ करी कि राशिद लतीफ ने अपने ही जो कंट्रीमैन है उनको रोका है, टोका है, तो हमें फिर उसे दूसरे नजरिए से भी देखना चाहिए। एक चीज मैं और कहूंगा, जैसे राजदीप ने कहा 1999 में देखिए क्राउड एक ऐसा भी था जो खड़ा हुआ जिसने पाकिस्तान टीम को स्टैंडिंग ओवेशन दी। मुझे वो बहुत लम्हा अच्छे से याद है, टेलीविजन पे मैंने मैच देखा था, बड़ी अच्छी तरह से याद है, जो अच्छी चीज थी। लेकिन मैं उस तरफ भी जाता हूं कि अगर आप उन लोगों में से थे उस स्टेडियम में जिन्होंने खड़े होकर तालियां नहीं बजाई तो भी ठीक है, हो सकता था मैं उस दिन खुद इतना उदास था, अगर शायद मैं स्टेडियम में होता मैं खड़े होकर ताली नहीं बजाता, हो सकता है, क्योंकि यही तो इमोशन है। हर एक फैन में एक इमोशन होता है और वो इमोशन अलग तरीके से आता है। मैंने जब वो भारतीय टीम को हारते हुए देखा, सचिन तेंदुलकर के बैक में दर्द थी, उन्होंने एक शॉट खेला, एकदम लगभग जीत के पास चले गए थे, वहां पर सकलीन मुश्ताक की गेंद पे आउट हो जाते हैं, आई वाज हार्ट ब्रोकन। मैं स्टेडियम में होता तो शायद तालियां नहीं बजाता। जिन्होंने बजाई उन्होंने अच्छा किया, जिन्होंने नहीं भी बजाई उन्होंने अच्छा किया, जब तक कि उन्होंने कोई धार्मिक नारे वहां पे नहीं करे या कुछ ऐसी गालियां नहीं निकाली, उन्होंने ठीक किया। मैं जैसे फुटबॉल बहुत फॉलो करता हूं, मेरे अगर फुटबॉल क्लब हार जाता है तो मुझे दुख होता है, मेरी क्रिकेट टीम अगर हार जाती है मुझे दुख होता है, मैं खड़े होकर शायद ताली ना बजाऊं, शायद मेरे में वो जज्बा नहीं है जो कई और फैंस में है, वो भी ठीक है। इसलिए मैं मानता हूं कि जो फैंस जाते हैं वो अपनी टीम को सपोर्ट करने जाते हैं, उनको पाकिस्तान के लिए तालियां नहीं बजानी कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आप दायरे में रहिए ना। वो लक्ष्मण रेखा होती है, हर जगह में एक लक्ष्मण रेखा होती है, उसको आप क्रॉस मत करिए, बिकॉज दैट इज नॉट क्रिकेट, दैट इज नॉट स्पोर्ट। वो आपको ये सब चीजें नहीं सिखाता, आपको स्पोर्ट सिखाता है। आप अपनी टीम को सपोर्ट करिए, आप बैंटर भी करिए, जैसे मैंने पहले कहा, कुछ आपको हंसी मजाक दूसरे खिलाड़ी का निकालना है वो भी करिए, जब तक कि आप अपने दायरे में कर रहे हैं। तो ये आप चीजें करते हैं ना, इससे किसका नाम खराब होता है? हमारे देश का नाम खराब होता है, हम बाकी देशवासियों का नाम खराब होता है कि हम इस सोच में रखते हैं। आप लोग जो ज्यादातर देख रहे हैं पाकिस्तान की या पाकिस्तान के खिलाड़ी या उनके दर्शकों की आलोचना इसी को लेकर कहते हैं कि वो धर्म लेके आते हैं क्रिकेट में। तो अगर हम भी कुछ वैसा ही करेंगे तो फिर क्या फर्क हो जाएगा? जो चीज आपको पसंद नहीं आप वो करेंगे, टिट फॉर टैट अगर आप करेंगे तो आप में और बाकी लोग जो इस तरह की चीजें करते हैं कोई फर्क नहीं रहेगा। तो ये चीज हमें आगे जाके थोड़ी सुधारने की जरूरत है। जी बिल्कुल। और एक और हीटेड राइवलरी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, ये भी बड़ी रिसेंटली बहुत चर्चा में रही। इस मैच पे थोड़ी बात करते हैं, क्या लग रहा है संदीप जी, क्या होगा इस मैच में? हाँ, वही होगा जो टीम इंडिया अब तक करती आई है बाकी देशों के साथ वर्ल्ड कप में। बढ़िया मैच होने वाला है, पर उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे पुणे की पिच पे उस किस्म की मदद नहीं देखने को मिलेगी। बांग्लादेश की गेंदबाजी बहुत अच्छा कर रही है, पर
उनके बल्लेबाज इनफ रन नहीं बना रहे हैं ताकि वो दूसरे टीम पर को प्रेशर में ला सके, तो वो दिक्कत आ रही है बांग्लादेश टीम को। तो वो चीज आगे भी दिखेगी क्योंकि आपकी बॉलिंग अटैक भी बहुत मतलब पूरे धारदार नजर आ रही है हर किस्म का। मतलब कि अगर आपके फास्ट बॉलर नहीं चलेंगे तो स्पिनर गेम को बांध लेंगे। स्पिनर अगर एक विकेट निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो पुरानी गेंद से आपके मोहम्मद सिराज और बुमराह फांस ले रहे हैं विपक्षी टीम के बल्लेबाज को। तो पूरी टीम बैलेंस नजर आ रही है। ऐसे में बांग्लादेश के लिए तो बहुत मुश्किल होने वाला है भारत को पार पाना। मैन टू मैन भी अगर मार्किंग करोगे तो बांग्लादेश के पास बैटिंग लाइनअप तो मतलब आप हमारे 6 बल्लेबाज और उनके 6 बल्लेबाजों के बीच में कोई तुलना नहीं है। गेंदबाजी में मैं मानता हूं कि शाकिब अल हसन बेहतरीन गेंदबाज हैं, एक समय पे वर्ल्ड के नंबर 1 ऑलराउंडर रहे थे और आज भी मतलब उस रेस में बने रहते हैं, उनकी परफॉर्मेंस ऐसी रहती है। और अभी तक जो बांग्लादेश ने रन भी बनाए हैं उनके मिडिल ऑर्डर से रन आए, टॉप ऑर्डर से कोई रन ही नहीं आ रहा है। टॉप ऑर्डर उनका हर बार नाकाम हो जा रहा है और इसकी दिक्कत उन्हें हर मैच में रिजल्ट में दिख रहा है साहब कि बांग्लादेश मैच नहीं निकाल पा रहे। तो वो दिक्कत उन्हें पुणे के पिच पे भी दिखने वाली है। तो मैं उम्मीद कम कर रहा हूं कि बांग्लादेश की टीम इंडिया को पार पाएगी। बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा रन मुशी भाई ने बनाए हैं। राजदीप, आप लंबे वक्त से क्रिकेट देख रहे हो, मुशी भाई लंबे वक्त से खेल रहे हैं, अभी ये टीम है, क्या लग रहा है कि मुशी भाई इनके साथ मेहदी हसन, लिटन दास, 2-3 नाम में जो रन बनाए, लेकिन इनका जो माइंडसेट है ना वो 20 ओवर क्रिकेट से आगे नहीं निकल पा रहा। आपने एक बढ़िया वनडे मैच देखा कोटला में, क्या लग रहा है ऐसा इसका रिपीट हम देख पाएंगे पुणे में या फिर एक तरफा ही रहेगा? देखिए, आपको ये पता होगा सूरज की बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को बड़ी आसानी से हराया था पहले मैच में। तो ऐसा नहीं है कि ये बांग्लादेश टीम कोई कमजोर है, उनमें 2-3 बड़े यंग अच्छे खिलाड़ी हैं, अंडर 19 के वर्ल्ड कप जीतने वाले हैं। मुझे लगता है तन्मय जो है या जो उनका दूसरा ओपनर ताजिद जो है, जो 2 यंग बैट्समैन जो आ रहे हैं वो उभर कर अच्छे आ रहे हैं। हाँ, आपने मुशफिकुर का जिक्र किया या शाकिब, ये तो पुराने क्रिकेटर्स हैं। मुशफिकुर और शाकिब की तो एक रिकॉर्ड बन गई है। मुझे लगता है दे आर द हाईएस्ट पार्टनरशिप्स वर्ल्ड कप में, रन्स बनाने में वो नंबर 2 या 3 पर आ गए हैं। तो दोनों ने कई सालों तक यानी वर्ल्ड कप खेले, 2007 से 16 साल खेल रहे हैं और उनकी एक पार्टनरशिप है। लिटन दास इज द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। मैंने आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप तो था वहां ऑस्ट्रेलिया में, जिस तरह की बैटिंग किया, अगर वो आउट नहीं होते, रन आउट हुआ, अगर वो रन आउट नहीं होता तो शायद बांग्लादेश हमें वो मैच हरा भी सकती थी, क्योंकि जिस तरह से लिटन ने हमारे फास्ट बॉलर्स को टारगेट किया था, बहुत कम ऐसे बैट्समैन है ओपनिंग आते हुए हमारे इंडियन फास्ट बॉलर्स को इतनी आसानी से खेले। वो हिट एंड मिस प्लेयर है, जब वो टच प्लेयर है, जब वो अच्छा खेलता है तो वो 70-80 बड़े जल्दी बना सकता है, जैसे उसने इंग्लैंड के सामने बनाया। लेकिन जो टच प्लेयर होता है वो कभी कभी बड़े सॉफ्ट डिसमिसल भी हो जाते हैं। जैसे पिछले मैच में पहली बॉल पर उसने चार्ज कर दिया ट्रेंट बोल्ट को और कैच दे दिया फाइन लेग पे। तो लिटन दास इज अ हिट एंड मिस प्लेयर, लेकिन अगर वो हिट हो तो जरूर वो ऐसा प्लेयर है जो मैच अपनी टीम की तरफ कर सकता है। जैसे कल रहमतुल्लाह गुरबाज था, रहमतुल्लाह गुरबाज ने जो अटैकिंग स्पिरिट से वोक्स और मार्क वुड और करण और टॉपली को एक तरह से शुरुआत से अग्रेसिव ब्यूटीफुल स्ट्रोक प्ले दिखाए, उससे बहुत एडवांटेज अफगानिस्तान को मिला। वो 100 रन की पार्टनरशिप आखिर में बहुत क्रूशल पड़ी, क्योंकि केवल मुझे लगता है 15 ओवर में उन्होंने 100 रन बनाए थे। तो गुरबाज, लिटन दास, ये जब प्लेयर चलते हैं तो आप अपनी टीम को बहुत एडवांटेज देते हैं। लेकिन मुझे लगता है बांग्लादेश टीम में एक फियर फैक्टर है, जब वो इंडिया के सामने खेलते हैं तो वो थोड़ा इंटिमिडेट हो जाते हैं। हालांकि उन्होंने 2007 में हमें हराया था वर्ल्ड कप में, और कई बार कई एशिया कप में भी उन्होंने हमें टक्कर दी है, और बड़े उनके पास स्पिनर्स हैं। मेहदी इज अ गुड क्रिकेटर, तो उनके पास 4-5 अच्छे क्रिकेटर्स हैं। आई डोंट डाउट देयर डेप्थ। ये जो नया क्रिकेटर जो उनका है वो भी अंडर 19 से आया है, शरीफुल इस्लाम इज अ गुड लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हु विल ओनली बिकम बेटर। तो बांग्लादेश के पास बहुत दिनों के बाद फास्ट बॉलर्स है। व्हेन यू लुक एट तकसीन, मुस्तफिजुर और शरीफुल, 3 फास्ट बॉलर है। नहीं तो हमेशा लगता था बांग्लादेश के पास केवल लेफ्ट आर्म स्पिनर हुआ करते थे। तो दे हैव अ गुड टीम, लेकिन मैन टू मैन हो या ओवरऑल इंडिया जो खेल रही है, उस टीम को हराना बहुत मुश्किल है बॉस। इस समय मैं इस समय किसी भी टीम को इंडिया के लीग में देख ही नहीं रहा हूं। हालांकि मैं समझता हूं न्यूजीलैंड इज द अदर टीम विच हैज शॉन सो फार, लेकिन जो हमारे, आप सोचिए वही अफगानिस्तान टीम उसी कोटला पिच पर जिस तरह से रोहित शर्मा ने बैटिंग की और बड़े आसानी से हमें जिताया मैच। अब आप कॉन्ट्रास्ट करिए कल इंग्लैंड टीम,
हमारे मुंबई में एक हम मैदान पर एक वर्ड है, मेरे पिताजी यूज करते थे, झानबा तुकाराम। वो झानबा तुकाराम हो गया था, जैसे मुजीब और राशिद बोल करने लगे। ये इंग्लैंड प्लेयर जो है ना, जैसे बॉल थोड़ा घूमने लगे वो भी घूमते हैं, जिसे हम मुंबई के मैदान पे कहते हैं झानबा तुकाराम, कि वो एक तरह से उनको मालूम नहीं है बॉल किस तरफ जाती है, वो ऑफ द विकेट खेलते हैं स्पिनर्स को। हमारे प्लेयर्स फीट यूज करके खेलते हैं। बांग्लादेश विल बी गुड प्लेयर्स ऑफ स्पिन, बट आई डोंट थिंक कि वो बुमराह और सिराज का टक्कर कर पाएंगे, और एक फियर फैक्टर है उनमें। तो मुझे लगता है आसानी से इंडिया ने, खासकर कि पुणे की बैटिंग विकेट होगी, तो मुझे लगता है आसानी से इंडिया ये मैच जीतेगा। मैं इस समय केवल न्यूजीलैंड को समझता हूं एक ऐसी टीम अभी तक जो वाकई इंडिया को अपने दिन पर टक्कर दे सकती है, और वो भी अगर केन विलियमसन इंजरी से सेमीफाइनल तक फिट हो जाए। हाँ, आपको निकलना है। आपने 2007 वर्ल्ड कप का जिक्र किया, तो दो चीजें मैं जानना चाहूंगा। क्या राहुल द्रविड़ को आज भी बांग्लादेश को एक्शन में देख के वो वर्ल्ड कप याद आता होगा, और अगर कोई किस्सा हो इन दोनों टीम्स का आपके पास? देखिए, बांग्लादेश को जरूर मुझे लगता है राहुल द्रविड़ के सामने वो कभी नहीं भूल पाएंगे जो 2007 जब वो कप्तान थे, जिस तरह से उन्हें हार झेलनी पड़ी। कोई क्रिकेटर हार इतनी आसानी से नहीं भूलता, खास करके बांग्लादेश जैसी टीम के सामने। मेरा किस्सा इतना ही है कि मेरे ब्रदर इन लॉ जो है वो बांग्लादेशी है और बहुत क्रिकेट प्रेमी है, और मैं 2011 में पहली मैच देखने गया था ढाका में। वर्ल्ड कप शुरू हुआ, आप बहुत कम लोगों को मालूम पता होगा, पहली मैच ढाका में हुई थी। हाँ, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जब सहवाग और कोहली ने सेंचुरी बनाए थे। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, 90% बांग्लादेशी सपोर्टर थे। मैं अपने ब्रदर इन लॉ के साथ बैठा हुआ था, और वो बड़ा कॉन्फिडेंट था कि बांग्लादेश जीतेगा। सिर्फ बांग्लादेश के सपोर्टर आज के हैं ना, जैसे हम 70 में इंडिया के सपोर्टर थे। वेस्ट इंडीज भी आती थी, लेकिन हम दिल छाती ऊपर करके थे, हम उनको हराएंगे। तो बांग्लादेश को भी लगा कि हराएंगे। जैसे जैसे मैच चलता गया और इंडियन बैट्समैन ने 350 रन करे, मेरे बांग्लादेश जो ब्रदर इन लॉ वो झंडा लेके आए थे, वो झंडा एक तरफ उन्होंने रख दिया और बड़े निराश होकर वो घर चले गए। उन्होंने कहा नहीं यार, आपकी टीम बहुत स्ट्रांग है, हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो ये है ना कि बांग्लादेश क्रिकेटर फैन में बहुत ही उत्साह होता है, लेकिन उत्साह और रियलिटी है कि हमारी टीम उनसे कहीं ज्यादा अच्छी है। हाँ, टीम ज्यादा अच्छी है निखिल, लेकिन क्या वो दो ऐसे कोई प्लेयर हैं जिनसे बच के रहना होगा हम लोगों को? क्योंकि बांग्लादेश की टीम जिस तरीके से अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया, इसके बाद जाहिर सी बात है कि छोटी टीम पंप अप होके आएगी कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो क्या कोई ऐसे दो नाम आपको दिख रहे हैं जिनसे सावधान रहना होगा? बिल्कुल, मैं दो नाम जरूर लूंगा। उससे पहले मैं आपको 2007 का बता दूं। मैं उस दिन उस मैदान पर था, पोर्ट ऑफ स्पेन पे मौजूद था जब वो अपसेट हुआ। तो वो एक ऐसी मेमोरी है जो शायद मैं भुला नहीं पाऊंगा। वो 2007 का वर्ल्ड कप, और वहीं से भारत का वर्ल्ड कप खत्म हो गया था। हालांकि भारत ने एक और मैच खेलना था श्रीलंका के खिलाफ। वो दिन मुझे अभी भी याद है। पूरा जो पोर्ट ऑफ स्पेन में जो स्टेडियम था, क्वींस पार्क ओवल, वहां पर ज्यादातर भारतीय फैंस थे, मुझे पूरी तरह याद आता है। सिर्फ बड़ी मुश्किल से 10-12 बांग्लादेश फैंस थे, और क्योंकि जब मैच से पहले हम फैंस से चर्चा करते, मुझे बड़ी मुश्किल से बांग्लादेश के फैंस मिले थे। वो एक छोटा सा टाइगर का एक वो कटआउट भी लेके आए थे, मैं वो भूलूंगा नहीं। उनसे मैंने बात की थी मैच से पहले, वो भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं थे। और फिर मैंने उनसे बात की थी मैच जब खत्म हो गया था, तो उनका जो खुशी का था वो कोई ठिकाना ही नहीं था। तो वो उसमें से एक चीज मुझे याद आती है, जो तमीम इकबाल ने ना एक क्योंकि ऐसे लगा था भारत, देखिए लो टोटल है, कोई बात नहीं, भारत डिफेंड कर सकता है क्योंकि बांग्लादेश कमजोर टीम है। तब तक तो काफी कमजोर थी, बहुत अंतर था दोनों टीमों के बीच। लेकिन जहीर खान को, अगर मुझे याद आता है ठीक ठाक, जहीर खान को तमीम इकबाल, तब एक यंगस्टर थे, ज्यादा उनके बारे में पता नहीं था, वो डांसिंग डाउन द विकेट, जैसे सचिन तेंदुलकर आया करते थे ना, तेज गेंदबाज को चार्ज करते थे, तमीम इकबाल में चार्ज करके उनको एक शॉट मारा था, फ्लैट पैट करके बड़ा जबरदस्त शॉट मारा था। और मैं प्रेस बॉक्स में बैठा था, और जब मैंने वो शॉट देखा तब थोड़ा एहसास हो गया कि नहीं,
आज उलटफेर होने वाला है, आज भारतीय टीम हारेगी। उसके बाद जो आप फेवरेट गए थे उस वर्ल्ड कप में, आपका वर्ल्ड कप उसी मैच में खत्म हो गया था। तो वो यादें अभी भी ताजा है। इसलिए मैं कहता हूं अभी भी जो आप दोनों टीमों के बीच बात करें तो अंतर काफी है, लेकिन ऑन गिवन डे बांग्लादेश, और अब तो तब से लेकर अब तक तो बांग्लादेश टीम में काफी बदलाव हुए। अगर आपको याद हो पिछला बांग्लादेश का जो दौरा था, वहां भारतीय टीम को काफी दिक्कतें भी आई थी, कई बार बड़ी कठिन परिस्थितियों में जाकर उन्होंने मैच जीता। तो बांग्लादेश के स्पिनर आपको परेशान कर सकते हैं। भारतीय टीम की अगर एक कमजोरी है, जो बल्लेबाजी की अगर एक कमजोरी है कि अच्छे स्पिनर अगर आए तो आपको परेशान कर सकते हैं। ये हम जानते हैं, ये पूरी दुनिया इस वक्त जानती है कि अच्छे स्पिनर्स भारतीय टीम को परेशान कर सकते हैं। अच्छे स्पिनर्स से मेरा मतलब शादाब और नवाज नहीं है, क्योंकि वो इस वक्त शायद भारतीय रणजी टीम की भी किसी टीम में आने में उनको शायद मुश्किल हो। अच्छे स्पिनर जो बांग्लादेश के पास है, लेकिन पुणे में मुझे लगता है कुछ उस तरह की पिच आपको मिलेगी नहीं। पुणे में आपको जहां देखेंगे भारतीय टीम वहां पर खेल रही है, एक अच्छा बैटिंग ट्रैक मिलेगा, वो शायद भारतीय टीम के लिए ज्यादा फेवरेबल हो, बांग्लादेश के लिए नहीं। हालांकि पुणे की पिच का पता नहीं चलता, वहां पर आपको हाईली स्पिन फ्रेंडली ट्रैक भी मिला है। 2017 का जो टेस्ट मैच याद आता है, उसके बाद आईपीएल में कई बार बहुत लो स्कोरिंग मुकाबले आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अच्छा ट्रैक भी वहां कई बार मिलता है जो तेज गेंदबाजों को कई बार मदद करता है, स्ट्रोक मेकिंग को मदद करता है। तो क्योंकि अभी तक वर्ल्ड कप में हमने वहां मैच नहीं देखा, तो अंदाजा नहीं लगा सकते किस तरह की पिच होगी। मुझे लगता है लेकिन थोड़ी बेहतर पिच होगी, बैटिंग की पिच होगी, और वहां भारत और बांग्लादेश के बीच में बहुत अंतर है। और एक चीज बांग्लादेश के खिलाफ जरूर जाती है, राजदीप ने वो बात करी उस मैच के बारे में, जो मुकाबला खेला गया था 2016 में, जहां माफ कीजिएगा 2022 में जो T20 का जो मुकाबला था, वहां पर जो काफी परेशानी आई थी भारतीय टीम को। मुझे लगता है वो चीज दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर होता है। अंतर ये होता है कि एन मौके पे जब आप मतलब जीत के बहुत करीब जा रहे हैं, तो कुछ होता है बांग्लादेश टीम को जो भारत के खिलाफ वो थोड़े पैनिक कर जाते हैं, हार जाते हैं। हमने 2022 का वर्ल्ड कप देखा, T20 वर्ल्ड कप वहां हुआ। 2016 का T20 वर्ल्ड कप जो भारत में हुआ था, आप लोगों को याद होगा, जो महेंद्र सिंह धोनी ने जो रन आउट किया आखिर में जाके, आपको अच्छी तरह से याद होगा, वहां हुआ। निदाहस ट्रॉफी का फाइनल आपको अच्छी तरह से याद होगा, वहां भी एकदम मतलब जीत गए थे, फिर दिनेश कार्तिक आकर कारनामा कर जाते हैं। तो एन मौके पर आकर कुछ ना कुछ बांग्लादेश पैनिक कर जाता है। तो ये एक चीज बांग्लादेश की कमजोरी है जब भी वो भारत के खिलाफ खेलते हैं। तो हाँ संदीप, ये सब तमाम चीजें सुनने के बाद क्या ये सही मौका शमी और सूर्या को बस उतार दिया जाए अब? एक्सपेरिमेंट तो नहीं करनी चाहिए। इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, मतलब कहने का सेंस है न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका से आपको खेलना, तो अगर आप ट्राई करना चाह रहे हो तो क्या ये सही मौका होगा? नहीं तो अब दिक्कत तो सिर्फ शार्दुल ठाकुर वाले पोजीशन पर आप देख रहे हैं ना। शार्दुल ठाकुर की पोजीशन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि किस तरह से फिट इन करते हैं कि ना ही उनका कोई बैटिंग एवरेज ऐसा है कि उनको एज एन ऑलराउंडर ही पिच किया जाए टीम में, कि बैटिंग ऑलराउंडर है या फिर बॉलिंग ऑलराउंडर है। और गेंदबाजी में भी वो पैनापन नहीं दिख रहा है। हाँ, विकेट लिए हैं उन्होंने, ऐसा नहीं है कि विकेट नहीं लिए हैं उन्होंने, पर वो पैनापन नहीं दिख रहा है। वो 11 में जो सारे जब 10 मजबूत कड़ी है, तो वो एक थोड़ी सी कमजोर कड़ी नजर आते हैं। तो उनके पोजीशन पे किसी को खिलाया जा सकता है, पर उसके उस स्थिति में आपके लिए सूर्य कुमार यादव के लिए जगह नहीं बनती है। आपके लिए जगह किसी गेंदबाज के लिए बनती है, जिसमें अश्विन और मोहम्मद शमी की दावेदारी ज्यादा मजबूत नजर आती है। वो डिपेंड करता है प्लेइंग 11, प्लेइंग कंडीशन क्या है, उसके आधार पर अगर प्लेइंग 11 तय हो रहा है तो उस केस में आप उम्मीद कर सकते हैं कि इन दो खिलाड़ियों में से किसी एक को जगह मिले। पर सूर्य कुमार यादव के लिए अभी इस प्लेइंग 11 का हिस्सा बन पाना बहुत मुश्किल है। अगर टीम इस तरह से खेलती रही तो संभव यह भी है कि सूर्य कुमार यादव किसी भी मैच में ना खेले पूरे वर्ल्ड कप में। अगर आप टूर्नामेंट आखिर तक जीत के जाते हैं, क्योंकि आप किससे रिप्लेस करोगे? आपके लिए अगर तीसरे नंबर पोजीशन से आप देखना शुरू करें, चौथे नंबर पे आपको श्रेयस अय्यर को लेकर मन में जो कंफ्यूजन था वो उन्होंने दूर कर दिया कि नहीं, मैं भी फॉर्म में वापस आ गया हूं, मैं भी पिच पर टिक कर खेल सकता हूं और मैच जिता कर लौटूंगा, मैं विकेट फेंकूंगा नहीं, आखिरी तक बैटिंग करूंगा। इसके बाद आप केएल राहुल ने आपका ऑस्ट्रेलिया के मैच में वो सारा कंफ्यूजन क्लियर कर दिया था। इसके बाद आपके पास हार्दिक पांड्या है। पांड्या भी जैसी उम्मीद की जाती है, बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट ले रहे हैं, पिच पर जब आ रहे हैं, जरूरत जब भी है रन भी बना रहे हैं। और जड्डू तो अब हम लोग बहुत ज्यादा उत्साहित थे कुलदीप यादव को लेकर, पर जड्डू जिस किस्म की गेंदबाजी कर रहे हैं, उन्होंने सबको सरप्राइज कर दिया। वो है ना कि अनुभव, जो जितना आपको अपने मेजबान होने का फायदा होता है कि प्लेइंग कंडीशंस को हर दिन जानना, हर दिन खेलते रहना, तो कितना टर्न मिलेगा, तो किस किस्म की गेंदबाजी करनी है, किस स्पीड पर फेंकना है, किस लाइन लेंथ पे गेंदबाजी करनी है, तो सारे अनुभवों का फायदा जडेजा उठा रहे हैं और वो दिख रहा है। कुलदीप यादव तो
पिछले एक साल जो वो टीम के साथ नहीं रहे, तो इस दौरान उन्होंने अपने गेंदबाजी में जो पैनापन हासिल किया है, हल्का सा स्पीड पुल अप करके और अपनी ट्रेजेक्ट्री को थोड़ा नीचे किया है, ज्यादा वो एयर नहीं देते हैं गेंद को ताकि बैट्समैन उसको लंबे शॉट लगा पाए, तो अब ये फायदा तो दिख ही रहा है। तो आपके पास ना वही है ना कि प्रॉब्लम्स ऑफ प्लेंटी है, और अभी जो प्लेंटी में लोग बैठे हैं उनके लिए प्लेइंग 11 में आ पाना थोड़ा मुश्किल, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा मुश्किल है। सुनील वॉल्सन बनने की राह पर हैं क्या निखिल सूर्य कुमार यादव इस वर्ल्ड कप के? देखिए, अभी सूर्य कुमार यादव की जगह बन नहीं रही। देखिए, कुछ परेशानी होती। सूर्य कुमार यादव को आप किस लिए लेकर आए हैं? आप इसलिए लेकर आए हैं कि कोई बड़ा टोटल अगर हो और आपको नीचे आके एक बल्लेबाज चाहिए जो 160-70 के स्ट्राइक रेट पर रन बना जाए, तो उसकी आपको जरूरत है। फिलहाल आपकी टीम को कुछ ऐसी परेशानी आई नहीं है। आप देखिए, ऊपर से ही बल्लेबाज आपके रोहित शर्मा, उन्होंने जब मैच खेला पाकिस्तान के खिलाफ, उन्होंने कहा देखिए हमारे जो एंकर्स तो काफी हैं इस बैटिंग लाइनअप में, कोई तेज तर्रार रन बनाने वाले कम है, तो मुझे तो अपना खेल बदलना ही पड़ेगा, मुझे उस अंदाज में खेलना ही पड़ेगा 150 स्ट्राइक रेट के ऊपर से। तो वो ऐसा खेल ही रहे हैं। उसके अलावा आप देखिए, श्रेयस अय्यर बहुत अग्रेसिव बैट्समैन है बाय नेचर, वो अग्रेसिव खेलेंगे। आई थिंक केएल और विराट हैं आपके दो एंकर, बाकी सब तेज रफ्तार से खेलने वाले बल्लेबाज हैं और कुछ उसी अंदाज में वो खेलते भी जाएंगे। तो अभी कोई जरूरत ही नहीं है। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, डोंट फिक्स एनीथिंग दैट्स नॉट ब्रोकन। तो अभी आप क्यों करेंगे? हाँ, एक चेंज आप जरूर देख सकते हैं जो भारतीय टीम शायद करे बांग्लादेश वाले मैच में, वो ये कि आप मोहम्मद शमी को शायद देख सकते हैं 11 में, क्योंकि सिराज और बुमराह के बीच आपको रोटेशन करनी ही पड़ेगी। बहुत लंबा टूर्नामेंट है और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा मौका होगा। जसप्रीत बुमराह जो आपके नंबर 1 गेंदबाज है फिलहाल, उनको क्या आप लगातार 9 मैचेस खिलाएंगे सीधा, और क्या आप उनको फिर सेमीज और फाइनल तक पूरी तरह फिट देखेंगे? शायद आप उनको रेस्ट देना चाहें। शायद आप सोचें कि देखिए क्योंकि शमी को भी आपको रिदम में रखना पड़ेगा, लय में रखना पड़ेगा। आगे आने वाले मुकाबलों में आपको उनकी जरूरत पड़ सकती है। तो एक अच्छा मौका होगा सिराज बुमराह को रोटेट, तो ये तीनों को शायद आप रोटेट करेंगे। बांग्लादेश वाला मैच मुझे लगता है क्योंकि भारतीय टीम काफी मजबूत है उस लिहाज में, तो आप ये रिस्क ले सकते हैं कि आप शमी को लेके आए, बुमराह को आप रेस्ट करा रहे हैं, क्योंकि फिर आपके आगे बड़े अहम मुकाबले हैं। न्यूजीलैंड के साथ मैच है, इंग्लैंड के साथ मैच है, इन दोनों मैचेस में तो आप बुमराह को खिलाएंगे ही खिलाएंगे। तो एक रेस्ट अगर आप देना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है, या सिराज को देना चाहते हैं, जिसको भी देना चाहते हैं, आप एक मैच में यहां पर जसप्रीत बुमराह को रेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इन दोनों में से एक तेज गेंदबाज शायद बाहर आएगा और आप देखेंगे मोहम्मद शमी खेलेंगे। बाकी कोई बदलाव जो शार्दुल और अश्विन के बीच, तो रोटेशन जारी रहेगा डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। स्पिन फ्रेंडली ट्रैक मिलेगा तो आप देखेंगे अश्विन खेलेंगे, थोड़ा फास्ट बॉलर्स को जहां पर मदद मिलेगी वहां आप देखेंगे शार्दुल खेलेंगे। ये जो ट्रेंड है भारतीय टीम के साथ चलता रहेगा और कोई आप बदलाव देखेंगे नहीं। मुझे लगता है कि भाई सूर्य कुमार यादव आ जाए या ईशान किशन को आप किसी मैच में ले आए, नहीं, ईशान किशन तभी आएंगे, कोई ओपनर अवेलेबल नहीं होगा। सूर्य कुमार यादव तभी आएंगे जब 1-2 मैच में शायद आप फंस जाएं। फिलहाल तो मुझे नहीं लगता भारतीय टीम को कोई परेशानी होगी। एक मैच लेकिन मुझे पिक करना हो जहां मुझे लगता है भारतीय टीम फंसेगी, और हो सकता है कि अनबीटन ही जाए। अब तो लगभग तय है सेमीफाइनल तक पहुंचेंगे, हो सकता है अनबीटन जाए, लेकिन काफी हद तक मुमकिन है कि इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड में से एक मुकाबला आप हारेंगे। और अगर मुझे एक टीम पिक करनी होगी जो मुझे लगता है जिसके खिलाफ भारत हारेगा एक मैच, वो है न्यूजीलैंड की टीम, क्योंकि वो एक ऐसी टीम है, अगर आपको अच्छा बैटिंग ट्रैक मिलता है न्यूजीलैंड में, चाहे फ्लैट पिच भी मिलती है, आप 320-30 भी लगाते हैं, वो न्यूजीलैंड की टीम चेस कर सकती है फिलहाल। और अगर आप स्पिन फ्रेंडली ट्रैक भी देते हैं तो भी उनके पास वैसे स्पिनर्स है जो आपको परेशान कर सकते हैं। जो भी आप कंडीशन देंगे, इंग्लैंड को आप लखनऊ में स्पिन फ्रेंडली कंडीशन में पकड़ सकते हैं, साउथ अफ्रीका को ईडन गार्डन में आप पकड़ सकते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड को धर्मशाला में जैसी भी आप कंडीशन दे दें, आपको बहुत कांटे की टक्कर मिलने वाली है। तो अगर आप कोई आप भारतीय टीम के लिए एक स्पीड ब्रेकर अगर कोई आएगा तो वो न्यूजीलैंड आएगा धर्मशाला में। निखिल भाई, मैं इसमें एक ऐड करना चाह रहा था एक बात कि न्यूजीलैंड ने जितने भी अभी मैचेस खेले, उन्होंने उनका मुकाबला कभी किसी बढ़िया स्पिनिंग टीम से नहीं हुआ है। जो धार इंडियन स्पिनर्स के पास है वो अभी उन्होंने खेला नहीं है। तो मुझे लगता है ना कि वो एक्सपोज अभी पूरी तरह से हुए नहीं है, और मुझे पूरा भरोसा है कि हम एक्सपोज करने में उन्हें कामयाब रहेंगे। लीग में हार भी जाए तो मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड अपना ट्रेंड बरकरार रखेगी 15-19-23 होम टीम से फाइनल में हारने का। अब उसके लिए तो पहले फाइनल पहुंचना पड़ेगा ना, अभी तो मतलब पता नहीं, और होम टीम को भी पहुंचना पड़ेगा। लेकिन देखिए कभी तो वो ट्रेंड खत्म होगा ना। ये जो न्यूजीलैंड की टीम है, ये टीम खतरनाक लग रही है। देखिए इन्होंने एक बांग्लादेश के खिलाफ खेला है मुकाबला, अच्छे खासे स्पिनर्स थे, और आपने चेन्नई में खेला है वो मैच। वहां पर ये न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने बांग्लादेश के स्पिनर्स जो मुझे लगता है टॉप लेवल है, उनकी पिटाई करी है अच्छी खासी।
तो क्यों मैं बोलता हूं वो स्पिनर्स को, उनके पास अच्छे स्पिनर्स भी हैं और वो स्पिनर्स भी अच्छा इसलिए खेलते हैं क्योंकि उनके पास अच्छे स्पिनर्स हैं और आप नेट में उनके साथ अभ्यास करते हो। उनकी अभी स्ट्रेंथ ऐसी है कि इस सोडी को भी चांस नहीं मिल रहे ज्यादा खेलने के। तो आपके पास इस सोडी है, सैंटनर, अगर आपको याद हो जो हमने वर्ल्ड कप का प्रीव्यू किया था, मैंने आपको तब पिक करके बोला था कि सैंटनर शायद नंबर 1 स्पिनर के तौर पर उभरे हैं इस टूर्नामेंट में। अभी तक वो उनका ट्रेंड बरकरार है, आप उनको देखिएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कोई भी आप कंडीशंस देना, आपको पता है इस कंडीशन में ये टीम बेहतर है, उस कंडीशन में क्या कंडीशन हो सकता है, फास्ट बॉलिंग कंडीशन हो सकती है जो सीम बॉलर्स को हेल्प करे, वहां भी न्यूजीलैंड के पास अच्छे खासे हथियार है। स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस आप देंगे जहां आपके बैट्समैन स्पिन को खेल पाए और आपके पास अच्छे स्पिनर हो, वो भी न्यूजीलैंड के पास फिलहाल है। आपके पास सपाट पिच हो सकती है जो गेंदबाजों को मदद ही ना करे, 350 वाली पिच हो, वो भी न्यूजीलैंड कर सकता है, 350 लगा सकता है। तो कोई भी अगर आप देखें ना एस्पेक्ट ऑफ द गेम, वो कवर्ड है न्यूजीलैंड के पास। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको कोई टीम टक्कर देगी फिलहाल तो वो होगी न्यूजीलैंड की टीम का। मतलब मैंने जैसे कहा इंडिया अनबीटन भी जा सकता है, लेकिन अगर किसी के खिलाफ आपको खतरा है तो वो न्यूजीलैंड के खिलाफ है। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा था निखिल भाई, आपने थोड़ी देर पहले राशिद लतीफ और मोहम्मद हफीज वाला किस्सा सुनाया कि टीवी शो में राशिद लतीफ ने रोका कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो हफीज ने सिर्फ एक एक्विजिशन यही नहीं लगाया था, उन्होंने चेपॉक की पिच को लेकर भी एक एक्विजिशन लगाया। उन्होंने कहा कि अगर भारत और क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया वाली मैच में जो पिच थी वो अगले मैच में अगर दोहरा जाती है तो मैं मानता हूं कि आईसीसी के क्यूरेटर ही पिच बना रहे हैं, मेजबान टीम को कोई खास फायदा नहीं पहुंचाया जा रहा है। पर उनका कहना था कि चेपॉक के दूसरे मैच में ऐसा नहीं हुआ जिसका जिक्र आप कर रहे थे, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश मैच का। तो उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, एक चीज है ये, पहली बात तो उनको शायद थोड़ा नियमों का ज्ञान नहीं है। क्यूरेटर्स तो होम क्यूरेटर्स ही होते हैं, आईसीसी के क्यूरेटर्स नहीं बनाते पिच। पिच जो होते हैं वो होम क्यूरेटर्स ही बनाते हैं, आईसीसी ओवरसी करता है प्रोसेस। आईसीसी के जो हेड क्यूरेटर हैं एंडी एटकिंसन, वो आए थे, उन्होंने वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले क्यूरेटर्स के साथ बात की थी और कुछ हद तक बताया था कैसे होना चाहिए। लेकिन आप एक चीज ये ध्यान रखिए, होस्ट होने का, ये कहीं भी आप दुनिया में जाएंगे होस्ट होने का आपको तो फायदा तो मिलता ही है ना। अगर आप जो पिच खेलेंगे वो जो होम टीम है कुछ लगभग उसी की पक्ष में पिच बनाई जाती है और उसमें कोई गलती नहीं है। अगर भारतीय टीम इंग्लैंड जाएगी, इंग्लैंड में वर्ल्ड कप खेलेगी और इंग्लैंड अगर चाहेगा कि स्पिन फ्रेंडली, देखिए इंग्लैंड की इस वक्त स्ट्रेंथ क्या है, वो एकदम फ्लैट बैटिंग ट्रैक चाहते हैं। वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड में भी आप देखें फ्लैट बैटिंग ट्रैक बनाते हैं। तो इंडिया इंग्लैंड का मैच वर्ल्ड कप में जब हुआ था, फ्लैट बैटिंग ट्रैक आपको मिला था। तो जो इंग्लैंड जो लास्ट होस्ट था वो भी उसी तरह की पिचेस आपको ग्राउंड स्टाफ लगभग बना के देता है जो होम टीम को फेवर करता है। लेकिन एंड ऑफ द डे मैं मानता हूं ये सब बहाने होते हैं। जो पिच है वो दोनों टीमों के लिए होती है। आपको, इसीलिए मैं कह रहा हूं, आपको हर जो पहलू है खेल का उसमें आपको पूरी तरह से तैयार होना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको न्यूजीलैंड का एग्जांपल दे रहा हूं। न्यूजीलैंड की टीम के पास सब कुछ है, आप बनाइए, आपको जैसी पिच आपको काफी हद तक पसंद है उसमें आप देखिए और आप न्यूजीलैंड को हराने की कोशिश करिए, आप मुश्किल पाएंगे। तो ये कहना कि भाई पिच इस वक्त अलग थी उस वक्त अलग थी, एक चीज और है, एक ही मैदान पे स्ट्रिप अलग अलग होती है ना। तो एक स्ट्रिप बिल्कुल अलग तरह से बिहेव करती है, एक स्ट्रिप बिल्कुल अलग तरह से बिहेव करती है। ये तो हमने आईपीएल में भी देखा है, कई बार होता है एक ही ग्राउंड पे जब मैचेस होते हैं बिल्कुल अलग बिहेवियर होता है पिच का, तो वैसा हो सकता है। लेकिन अंत में ये वो भी जानते हैं, उन्होंने कई आईसीसी टूर्नामेंट खेला है, मतलब ये बहानेबाजी, इन सब चीजों के लेकर आप तैयार होके जाते हैं। जब आप होस्ट नेशन में जाते हैं, चाहे आईसीसी टूर्नामेंट भी हो, आप जाते हैं, आपको पता है कुछ हद तक पिचेस जो है वो होम टीम को फेवर करेगी, उसमें कोई गलती नहीं है, हर होम टीम वो करती है। और अगर उस तरह की पिचेस यहाँ पर भी मिल रही हैं तो आई थिंक किसी को भी आप देखेंगे कंप्लेन नहीं करेंगे। अच्छा, ऐसी कोई टेक्निक नहीं है ये कि कुछ छिड़क दें और पिच का तुरंत बदल जाए सब कुछ? देखिए पिच जो भी जैसे भी आपको तैयार करनी पड़ती है ना, वो कुछ समय पहले से तैयार करनी पड़ती है। एकदम लास्ट मोमेंट आप कुछ छिड़केंगे ना तो आपके जो बैकफायर कर जाता है। बहुत बार ऐसा हुआ है, कई बार पिचेस के साथ लास्ट मोमेंट आपने बदलाव करने की कोशिश की है, वो बैकफायर कर जाते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, देखिए जो नेचर ऑफ सॉइल है वो तो वैसा ही रहता है। आप ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, पानी थोड़ा ज्यादा देते हैं कम देते हैं। आपको ड्राई पिच चाहिए तो आप कुछ दिन पहले ही पानी देना बंद कर देते हैं, वो थोड़ी सी ड्राई हो जाती है तो रफ हो जाती है, उसमें ग्रिप मिलता है तो वो ग्रिप करने लग जाती है। आपको अच्छी पिच चाहिए होती है, तेज गेंदबाजों को मदद करे, आप थोड़ी सी घास छोड़ देते हैं, थोड़ा ज्यादा मॉइस्चर छोड़ते हैं। लेकिन आपको
जो ये तो पिच की कंडीशन आपको पता है बॉल क्या करती है, वो एटमॉस्फेयर जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसमें भी काफी हद तक निर्भर करता है, तो उसपे तो किसी का कोई वो नहीं चलता ना, बस नहीं चलता। तो आपको वो तो चीजें जो जैसी कंडीशन है, जैसी वेदर है, जैसी सिचुएशन है, ओस आएगी नहीं आएगी। आपके पास एक केमिकल है, वो भले ही आजकल डालते हैं मैदान पर, वो केमिकल डाला जाता है कि ओस कम की जाए, लेकिन फिर भी जहां ओस आनी है वो तो आएगी। कुछ चीजें आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है जो खिलाड़ी कहते हैं देखिए मेरे हाथ में बैट है, मेरे हाथ में बॉल है, मैं ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कर सकता हूं इन चीजों को लेकर, मैं प्रैक्टिस करता हूं, वो लेके जाता हूं मैदान पर, उसी प्रैक्टिस को उसी प्रोसेस को दोहराने की कोशिश करता हूं और फिर खेलता हूं। बाकी चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं, आप उनके बारे में सोचेंगे तो ज्यादा परेशानी होगी आपको। चलिए, प्रोफेसर साहब के लिए एक छोटी सी क्लास लग गई और एक हम जो है देख चुके हैं उलटफेर। संदीप जी, क्या लग रहा है अगले 2-3 मैच में कोई एक और ऐसा देखने को मिल सकता है? इस उलटफेर को लेकर हम लोगों ने जब पहला एपिसोड किया था उस समय हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो जब टॉप 4 टीम डिसाइड हो रहा था तो भरत भाई भी थे, निखिल भाई भी थे, तो मैंने उस दिन भी यही कहा था कि मुझे इंग्लैंड को लेकर शक है, क्योंकि उनकी टीम थोड़ी सी ना, मतलब ठीक है वो जो फ्लैट डेक पे जो रन मारते हैं ना 400 रन और 350 रन, वो एक बार जब पिच स्पिन होना शुरू हो जाए और ड्यू 1 घंटे लेट आए, कल के मैच में क्या हुआ, ड्यू आया है पर 1.5 घंटे लेट आया है, 1.5 घंटे लेट आया, तब तक आपके स्पिनर्स ने कमाल कर दिया, आप फंस चुके थे, आपका गेम हाथ से निकल गया था। तो वो कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता है, छोटी टीमों को भी लगने लगता है कि अगर हम रेस्पेक्टेबल स्कोर जो 270 280 आज के डेट में माना जाता है हर पिच पे कि कम से कम 270 280 तो रहना ही चाहिए मैच में बने रहने के लिए दूसरी पारी में, अगर वो स्कोर कोई टीम हासिल कर लेती है और उसके पास वो स्पिनर्स हैं जो विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को छकाने में कामयाब रहे, तो आप मैच बना सकते हो। और ये जो वर्ल्ड कप का शेड्यूल आया था तो उस दौरान कहा भी गया था कि अफगानिस्तान को 2 पिचेस ऐसे मिले हैं मैच में जो बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ जहां पे जो स्पिन फ्रेंडली माने जाते हैं। तो जो आज की परफॉर्मेंस की बात करोगे तो देखा जाए तो अफगानिस्तान से ही हम वो उम्मीद कर सकते हैं कि वो कुछ और टीमों को छका पाए वर्ल्ड कप में, एक और उलटफेर कर पाए। पर फिलहाल मतलब ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं क्योंकि टूर्नामेंट अर्ली स्टेज में है, अभी हर टीम पिचेस को सही तरीके से पढ़ नहीं पा रही। आप इससे अंदाजा लगाइए कि 75% टीम जो टॉस जीती है वो मैच हार गई हैं, यानी वो कंडीशन सही नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो मतलब वो होता है ना कि अभी पिचेस पढ़ रहे हैं, अभी कंडीशंस पढ़ रहे हैं, कब सही सिलेक्शन क्या है, पहले बल्लेबाजी करें, पहले गेंदबाजी करें, क्या ठीक रहेगा क्या ठीक नहीं रहेगा। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे जैसे टूर्नामेंट अपने उत्तरार्ध की ओर बढ़ेगा, दूसरे हिस्से में जाएगा तो वो ज्यादा बेहतर होते जाएगा, कॉल्स बेहतर होते जाएंगे, तो उसके बाद उलटफेर थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। पर ये जो कल अफगानिस्तान ने किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि अफगानिस्तान ही इस तरह के परफॉर्मेंस को दोबारा दोहरा पाए या फिर बांग्लादेश को मौका मिले कोई किसी एक टीम के खिलाफ। अब जैसे आज का मैच है श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया, ऑन पेपर माना जाए तो ऑस्ट्रेलिया को हर हाल में श्रीलंका को हराना चाहिए, और खास करके ऐसी हालत में जब श्रीलंका के पास गेंदबाजी है ही नहीं, मतलब वो पूरी टीम इंजर्ड है, उनका जो फर्स्ट बॉलिंग लाइनअप है वो इंजर्ड है, सारे यंगस्टर्स बॉलिंग कर रहे हैं, तो उस केस में उनके लिए बहुत आसान होना चाहिए इस मैच को निकाल देना। अगर आज श्रीलंका मैच हरा देती है ऑस्ट्रेलिया को तो आज फिर एक उलटफेर देखने को मिल सकता है। उम्मीद करें उलटफेर होगा तभी वर्ल्ड कप इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कल सूरज हम लोग ग्रुप में आपस में चैट कर रहे थे तो हमें कल भी आभास हो गया था कि वर्ल्ड कप की शुरुआत आज हुई है, क्योंकि अभी तक जो हो रहा था वो नॉर्मल सी जैसा था कि हाँ ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस थोड़ी चौंकाने वाली है पर बाकी सब कुछ नॉर्मल सा चल रहा है कि हाँ ये सारी मजबूत टीम है, ये अच्छा खेलेंगी। पर कल जो हुआ, हाँ भाई गेम वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है, अब सारी टीमें जी जान लगाएंगी। अब इंग्लैंड के लिए चीजें बदल गई ना पूरी तरह से वर्ल्ड कप में, अब उनके लिए हो गया कि भाई साहब एक न्यूजीलैंड से हार चुके हैं, एक अफगानिस्तान से हार चुका है और अभी भी 2-3 बड़ी टीमों से मैच खेलना बाकी है, साउथ अफ्रीका से खेलना है, इंडिया से खेलना है, ऑस्ट्रेलिया से खेलना है। अगर यहां 1-2 मैच हार गए तो यार पिछले बार के वर्ल्ड चैंपियन थे, इस बार बहुत जल्दी घर जाना पड़ जाएगा। अफगानिस्तान पर ही क्लोजिंग रिमार्क के साथ खत्म करेंगे निखिल आपके। क्या संदीप पाटिल ने जो करके दिखाया था, अजय जडेजा उस राह पे चलते दिख रहे, कर पाएंगे? मुश्किल है, लेकिन देखिए अजय जडेजा का आना जरूर उससे काफी उनको मदद मिली होगी, क्योंकि देखिए लोकल बॉय हैं अजय जडेजा, यहाँ पर अपना सारा क्रिकेट खेले हैं, तो अगर कोई कंडीशंस को समझता होगा तो अजय जडेजा से बेहतर शायद कोई नहीं होगा। दूसरी बात, मैंने अजय जडेजा के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है, काफी शोज करे हैं और उनके जैसा शार्प क्रिकेटिंग ब्रेन मैंने बहुत कम ही देखा है। तो वो हमेशा गेम से 2 कदम आगे रहते हैं अपनी सोच में कि अब ऐसा हो रहा है तो आगे क्या करना चाहिए, अब ऐसा हो रहा है तो आगे क्या करना चाहिए। तो उस लिहाज से वो आए हैं, और देखिए वो आए कैसे आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। वो कुछ समय उन्होंने गुजरात की टीम के साथ बिताया था आईपीएल में, नॉट इन एन ऑफिशियल कैपेसिटी, वो कुछ समय वहां उन्होंने बिताया, गुजरात से आते भी हैं।
तो वहां से उनके थोड़ी जो आपके राशिद खान हैं उनके साथ थोड़ी उनकी दोस्ती बनी। कुछ और जैसे नूर जो हैं वो खेलते हैं गुजरात की टीम के लिए, गुजरात टाइटंस के लिए, तो उनसे थोड़ी दोस्ती बनी। वहां से जब उन्होंने बातें करी क्रिकेट से जुड़ी तो इन प्लेयरों को समझ आया कि कितनी शार्प उनकी सोच है, कितनी अच्छी पकड़ है उनकी इस गेम पर। तो वहां से फिर ये चर्चा शुरू हुई कि चलिए आप अजय जडेजा को लेकर आते हैं अपने कैंप में, वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है, उनसे बेहतर कौन समझ सकता है कंडीशन। तो उनके आने से जो अफगानिस्तान की सोच है उसमें फर्क तो जरूर पड़ा है। देखिए आप उनकी अप्रोच देखिए, भारत के खिलाफ भी उनकी अच्छी खासी अप्रोच थी, वो हार गए मुकाबला दिल्ली में, लेकिन अपने लिहाज से उन्होंने सब कुछ बेहतरीन किया। वो ये किया कि आपको पता है आपकी बैटिंग में वो दम नहीं है कि आप 320-30 लगाएं, तो दिल्ली के मैदान पर उतने रन बनते हैं, लेकिन उन्होंने 20-30 टारगेट नहीं किया, 320-30। उन्होंने सोचा देखिए वो टारगेट करेंगे तो हमसे 200 भी नहीं बनेंगे। उन्होंने टारगेट किया 270 के करीब जाते हैं भारत के खिलाफ, शायद 80-90 बन जाए तो ग्रेट है, 70 की तरफ जाते हैं। फिर हमारी जो गेंदबाजी है वो अगर परेशानी में डाल दे भारत को तो एक आउटसाइड चांस हो सकता है। उस दिन वो सफल नहीं हुआ, भारतीय बल्लेबाजों का फॉर्म बहुत शानदार चल रहा है, उन्होंने आराम से वो टारगेट चेस कर दिया। वही स्ट्रैटेजी उन्होंने इंग्लैंड के साथ जब अपनाई तो वहां उनको फायदा मिला, उसी तरह का टोटल बनाया, 284 उन्होंने बनाया, और फिर इंग्लैंड को परेशानी आई। तो अपनी स्ट्रेंथ पर वो खेलते हैं, उनको पता है हमें अपना पार टोटल बनाना है, उसके बाद गेंदबाजों पे छोड़ देते हैं। मुजीब अगर आ गए, राशिद ने अगर शानदार गेंदबाजी कर दी, उनके तेज गेंदबाज भी फजल हक फरूकी अच्छी गेंदबाजी करे, नवीन अच्छी गेंदबाजी करे, उन्होंने अगर अपना काम कर डाला तो हम टीमों को फंसा सकते हैं। तो वो अपनी लिमिटेशन में खेलेंगे जो बेहतर है। और बहुत बड़ा दिन है, हम भूल रहे हैं, फर्स्ट विन है उनका वर्ल्ड कप में अगेंस्ट टेस्ट प्लेइंग कंट्री। इससे पहले एक मुकाबला जीता था, स्कॉटलैंड को हराया था, उसके बाद लगातार हार उनको नसीब हुई है वर्ल्ड कप में। इंग्लैंड जैसी टीम को हराना उससे बहुत बड़ा दिन है। अफगानिस्तान के कितने फैंस आए थे मैदान पर, और मेरे कुछ सहयोगी हैं वो वहां पे गए थे लाजपत नगर मैच के जस्ट बाद, तो वहां जश्न मन रहा था रात में, जो एक अफगानी मार्केट टाइप है वहां पर, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन था। और कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगता है एज ए न्यूट्रल जब आप देखते हैं अफगानिस्तान की टीम, जो उनके देश में हालात है, वो होम मैचेस होस्ट नहीं कर पाते, बावजूद इसके इतना टैलेंट वहां से आ रहा है, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है जब अफगानिस्तान की टीम जीतती है। तो अच्छे नोट पर ही खत्म करेंगे। अफगानिस्तान को शुभकामनाएं, और भारतीय टीम अपना विजय रथ जारी रखे और इनविंसिबल होते हुए। आर्सेनल के फैन है शायद आप निखिल? नहीं, मैं आर्सेनल का फैन हूं, मैं इंग्लिश प्रीमियर लीग ज्यादा नहीं देखता, मैं बार्सिलोना का फैन हूं, तो मैं ला लीगा। बार्सिलोना, वीवा ला कातलोनिया। खैर, आर्सेनल की तरह इनविंसिबल रहते हुए जीते। वैसे मैं आर्सेनल को खास पसंद नहीं करता हूं, लेकिन चाहता हूं इंडिया वो फीट दोहराए, क्योंकि ये बड़ी अचीवमेंट होगी अपनी धरती पर। एक भी मैच हारे बिना अगर आप वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं तो इससे बड़ा कुछ नहीं होगा। इसी नोट पर खत्म करते हैं क्रिकेट का शो। आप देखते रहिए और बताते रहिए कि आपको ये कैसा लग रहा है। मेरा नाम सूरज है, देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।